दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे मेंसुरेशन के बारे में। अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का CGL, MTS या 10+2 इम्तहान दे रहे हैं, या फिर आप SSC GD दे रहे हैं, CPO SI दे रहे हैं, यूपी का SI दे रहे हैं, यूपी का कांस्टेबल दे रहे हैं दोस्तों, तो हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे मेंसुरेशन के बारे में। मेंसुरेशन को हम लोग कहते हैं क्षेत्र मिति। तो आपसे गुजारिश है कि अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं दोस्तों। शुरुआत करते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या होता है दोस्तों? मेंसुरेशन को कहा जाता है क्षेत्र मिति। और क्षेत्र मिति में हम लोग पढ़ेंगे दो चीज़ों के बारे में। पहली बात हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों समतल आकृतियों के बारे में, और दूसरी बात पढ़ेंगे हम लोग ठोस आकृतियों के बारे में। तो समतल आकृतियां क्या होती हैं दोस्तों, और ठोस आकृतियां क्या होती हैं, इसको सीख लेते हैं। समतल में देखिए आपके पास वृत्त है, त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है, समलंब है, समचतुर्भुज है, षटभुज है, पंचभुज है। ये सभी जो कहलाते हैं वो समतल आकृतियां हैं दोस्तों। और ठोस में क्या है? घन है, घनाभ है, शंकु है, गोला है, बेलन है, प्रिज्म है, पिरामिड है। ये सभी ठोस आकृतियां कहलाती हैं। ठोस का वीडियो हम लोग अलग से बनाएंगे किसी दिन, उस पर बाद में बात होगी। आज हमारी कोशिश है कि हम आपको समतल आकृतियों के बारे में पूरी डिटेल स्टडी करा दें दोस्तों। तो कहीं मत जाइएगा। समतल आकृतियों में सबसे पहले हम लोग उठाते हैं त्रिभुज को। त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? देखिए, त्रिभुज का मतलब होता है ट्रायंगल। ठीक, ट्रायंगल किसको कहते हैं दोस्तों? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग कहते हैं त्रिभुज। ध्यान से देखें, ये आपके पास त्रिभुज है दोस्तों, और इसमें तीन भुजाएं हैं। एक भुजा AB है, दूसरी भुजा BC है, और तीसरी भुजा AC है। तो ध्यान रखिएगा कि तीन भुजाएं होनी चाहिए, और तीनों भुजाओं से जो आकृति आप बना रहे हैं वो आकृति कैसी होगी? क्लोज या बंद होनी चाहिए दोस्तों, ओपन नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आपने ये बना दिया तो ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमें ये खुला हुआ है, लिहाजा इसको अब त्रिभुज नहीं कहेंगे। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज वो आकृति है जो तीन भुजाओं से निर्मित हुई है और बंद भी है। तो अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुजों के प्रकार। कितने टाइप के त्रिभुज होते हैं दोस्तों? तो त्रिभुज दोस्तों कितने टाइप के होंगे, ये सीखने के लिए हमें कोई पैरामीटर चुनना होगा। किस पैरामीटर पे हम लोग त्रिभुज को कैटेगराइज करेंगे दोस्तों? तो पहला पैरामीटर है भुजा, अर्थात भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को हम लोग बांटेंगे। कैसे? भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन तरह के होंगे दोस्तों। कौन कौन सा होगा? एक समबाहु, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? समबाहु त्रिभुज अर्थात जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं इसको अंग्रेजी में। और दूसरा होता है दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है मित्रों? समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हों, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और एक होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, कोई दो भुजाएं आपस में बराबर ना हो, उसको कहा जाता है विषम बाहु या स्केलीन ट्रायंगल, अंग्रेजी में इसका नाम है दोस्तों। ये भुजाओं के आधार पर तीन कैटेगरी होती है त्रिभुजों की, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज को अगर बांटा जाए तब कितने टाइप के त्रिभुज बनेंगे दोस्तों। कोणों के आधार पर अगर आप बांटते हैं तो ध्यान से समझिए, कोणों के आधार पर दोस्तों ये मैंने लिख दिया, कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर जो त्रिभुज होंगे दोस्तों वो तीन तरह के होते हैं। कौन से तीन तरह के होंगे दोस्तों कोणों के आधार पर? एक तो होता है समकोण त्रिभुज। क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जिसके तीन कोणों में से कोई भी एक कोण समकोण होना चाहिए। दूसरा क्या होता है दोस्तों? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसका तीनों कोण न्यून कोणिक हो, उसको कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। और एक होता है दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई भी एक कोण
90 डिग्री से बड़ा हो तो उसको कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। कोणों के आधार पर ये 3 कैटेगरी हो गई दोस्तों, भुजाओं के आधार पर 3 कैटेगरी हो गई दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है। क्षेत्रफल के साथ साथ परिमाप भी सीख लेते हैं दोस्तों। देखिए परिमाप अर्थात पेरीमीटर, परिमाप का मतलब क्या होता है दोस्तों, पेरीमीटर। त्रिभुज का परिमाप अर्थात क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल। ये देखिए आपने ऐसे एक त्रिभुज की रचना की, अब कहा जा रहा है इस त्रिभुज का क्या बताइए, परिमाप। ए बी सी आपने ऐसे लिख लिया, तो अगर आपसे परिमाप पूछा जाएगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी बी सी और ए सी तीनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो ये क्या कहलाएगा, परिमाप या पेरीमीटर। अगर हमसे कहा जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, एरिया। एरिया क्या होता है, जैसे कोई त्रिभुज अगर उठाइए आप ले जाके कहीं पर रख दीजिए तो जितना जगह वह घेरता है जमीन पे उस जगह को एरिया कहेंगे दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, ये आपने बनाया त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे एबीसी आपने लिख दिया। इस एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको चाहिए, इसका क्षेत्रफल जब आपको चाहिए तो इसका क्षेत्रफल बताने के लिए क्या करेंगे आप लोग, ये देखिए बेस लाइन है, ये क्या है, हाइट, ठीक है। इसको कहते हैं बेस यानी कि आधार, और ये है हाइट यानी कि ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है दोस्तों, शाश्वत सूत्र है। वो शाश्वत क्या है, शाश्वत मतलब जो हर जगह काम आए, सदैव काम आए, ठीक है, उसको कहते हैं यूनिवर्सल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अंग्रेजी में आप लोग क्या कहते हैं इसको, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोगों के पास रटा रटाया फॉर्मूला है। इसमें बेस लाइन ये है, हाइट ये है, दोनों का गुणा करके 2 से भाग दे दीजिए, जो आएगा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा दोस्तों। कोई भी त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, सबके लिए यह फार्मूला कॉमन है दोस्तों, सब में काम आएगा ये फार्मूला। अब हम लोग बात करते हैं ऐसे त्रिभुज के बारे में दोस्तों जो समकोणिक है। कैसा है, समकोणिक है, अर्थात जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है, उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो ध्यान दें आप लोग, ये समकोण त्रिभुज हमने ले लिया। इस समकोण त्रिभुज में दोस्तों मान लीजिए ये वाला कोण 90 डिग्री है, ठीक। तो समकोण के सामने की भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण, और ये जो BC है उसको कहेंगे आधार, और यह जो AB है उसे कहा जाता है लंब या परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये तो बेस हो जाएगा आपके पास आधार, और ये वाली जो लाइन है दोस्तों ये कहलाएगी ऊंचाई या हाइट, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, या आप ऐसे भी कह लीजिए समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल बटे 2, ठीक है। ऐसे भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल बटे की लाइन के नीचे 2। ये क्या हो गया दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का आपके पास फार्मूला इजाद हो गया। समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणा कर दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, जो आएगा वो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि त्रिभुज आपके पास समकोणिक नहीं है, समबाहु त्रिभुज है, तब आप क्या करिएगा दोस्तों, तो समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में इक्विलैटरल ट्रायंगल। ध्यान दें आप लोग, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज दोस्तों जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज बना के देख लेते हैं। देखिए ये आधार हो गया, ये दूसरी भुजा हो गई और ये तीसरी भुजा हो गई दोस्तों। अगर इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, ए बी बी सी ए सी सब बराबर हैं, तो इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। मान लिया जाए तीनों भुजाओं की जो विमा है वो क्या है, ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों भुजा का स्क्वायर
इंटू करणी में 3/4। यह बात याद रखिएगा, साइड स्क्वायर इंटू √3/4। इसको आप ऐसे लिखना चाहें तब भी कोई शिकायत नहीं, आप लिख सकते हैं √3 इंटू साइड स्क्वायर अपॉन 4। बात वही है, ठीक है ना। ये क्या लिखा मैंने, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को। अब हम लोग बात करेंगे उस त्रिभुज के बारे में जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है और कोई कोण समकोण भी नहीं है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे हम लोग, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज को अंग्रेजी में स्केलिन ट्रायंगल कह के बुलाया जाता है, यह बात याद रखिएगा। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, मान लिया जाए आपने ऐसे किसी त्रिभुज की रचना कर डाली। अब इसकी भुजा ए बी सी दी हुई है आपको, भुजाओं की लंबाइयां हैं ये ए बी सी। इनका परिमाप निकाला जाता है दोस्तों। परिमाप को एस अक्षर के दोगुने से रिप्रेजेंट किया जाता है। 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये परिमाप कहलाता है। तो अगर परिमाप का आधा निकालना हो तो s बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये अर्ध परिमाप कहलाता है या हाफ ऑफ द पेरीमीटर। अब जिस साहब के पास हम लोग चलेंगे उनका नाम है मिस्टर हेरॉन। तो हेरॉन साहब ने एक फॉर्मूला दिया, उन्हीं के नाम पे, उस फॉर्मूले का नाम है हेरॉन्स फॉर्मूला दोस्तों। हेरॉन्स फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के काम आता है। वो ट्रायंगल चाहे समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, समकोणिक हो, न्यून कोणिक हो, अधिक कोणिक हो, सबके लिए यूनिवर्सल फॉर्मूला है। तो विषमबाहु त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालना होता है तो आपके पास एकमात्र विकल्प होता है कि आप हेरॉन्स फॉर्मूला पे काम करें। तो हेरॉन्स फॉर्मूला देख लिया जाए, क्या है दोस्तों, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ये है दोस्तों हेरॉन्स फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यूनिवर्सल फॉर्मूला, जिसमें s क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, और abc क्या है दोस्तों, भुजाएं। किसकी भुजाएं, त्रिभुज की। मेरा ख्याल है कि आपको ये बात समझ में आई होगी दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं वर्ग के बारे में, ठीक है। आइए देखते हैं वर्ग क्या होता है। देखिए, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं। वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं क्या होंगी दोस्तों, बराबर। ये हो गया वर्ग, ए बी सी और डी। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। किसी एक भुजा को दूसरी भुजा से गुणा कर दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। एक और बात याद रखिएगा, वो क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। अगर आपको भुजा नहीं दी हुई है, विकर्ण दे दिया गया है और कहा गया है क्षेत्रफल बताइए, तो आप विकर्ण से भुजा तक जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। आप टाइम बचाना चाहते हैं, क्या करिएगा, विकर्ण का स्क्वायर करके 2 से भाग दे दीजिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं आयत क्या होता है। आयत यानी कि रेक्टेंगल। देखिए क्या होता है रेक्टेंगल दोस्तों, रेक्टेंगल में 4 भुजाएं होंगी, आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी और समांतर भी होंगी। ये देखिए आयत, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करिएगा, ये है L और ये क्या है B। क्या करना है आपको, लेंथ को ब्रेथ से गुणा कर देना है। ध्यान से देखें, आयत का क्षेत्रफल बराबर लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दें, लंबाई गुणे चौड़ाई कर दें तो आयत का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा दोस्तों, क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों
समांतर चतुर्भुज के बारे में। क्या होता है समांतर चतुर्भुज दोस्तों? समांतर चतुर्भुज अर्थात पैरेललोग्राम। क्या होता है पैरेललोग्राम दोस्तों? समांतर चतुर्भुज उसको कहते हैं जैसे ये भुजा दी हुई है, दूसरी भुजा भी दी हुई है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, ये ऐसा है, आधार जो होगी इस भुजा के समांतर भुजा होती है, मतलब आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी। ये वाली भुजा इसके समांतर होगी और बराबर होगी। विकर्ण इसके बराबर नहीं होते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समांतर चतुर्भुज क्या होता है दोस्तों? समांतर चतुर्भुज इसका क्षेत्रफल क्या होता है? आधार में ऊंचाई से गुणा कर दीजिए। आधार ये है बेस और हाइट क्या है? इधर है। ठीक, ध्यान से देखिए, ये बेस लाइन है दोस्तों और ये हाइट है। तो आधार में जब आप ऊंचाई से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है आपको? क्षेत्रफल किसका? समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों समचतुर्भुज के बारे में। क्या होता है समचतुर्भुज? आइए देख लेते हैं। समचतुर्भुज को आप लोग रोम्बस कह के बुलाते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रोम्बस। ठीक है, ध्यान से देखें समचतुर्भुज कैसा होता है। समचतुर्भुज की परिभाषा यह होती है दोस्तों कि इसमें चार भुजाएं होंगी और चारों भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और एक विशेष बात होती है समचतुर्भुज में कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समकोण पर काटते हैं। ए बी सी डी, ये समकोण पे काट दिया। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्णों का गुणनफल बटे 2। ठीक है, मान लिया जाए कि एक विकर्ण जो है आपका D1 है और दूसरा विकर्ण क्या है? D2। तो D1 को D2 से जब गुणा करेंगे जो आएगा उसमें 2 से भाग दे दीजिएगा। ये कहलाता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे समलंब के बारे में। समलंब क्या होता है दोस्तों? ट्रेपेजियम। समलंब अर्थात ट्रेपेजियम। क्या होता है ट्रेपेजियम? इसको भी देख लिया जाए। समलंब में आमने सामने की भुजाओं का कोई एक जोड़ा समांतर होता है। आमने सामने की भुजाओं का कोई एक जोड़ा, जैसे ये देखिए समलंब है। ठीक है, ये देखिए क्या है दोस्तों, ये भी समलंब है, ये समलंब है, ये समलंब है, ये समलंब है। ऐसा भी हो सकता है समलंब। ध्यान से देखें आप लोग, ये भी समलंब है दोस्तों। तो समलंब के लिए क्या करते हैं? ये मान लीजिए भुजा ए है, ये बी है और दोनों के बीच का जो हाइट है वो h है। तो समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए ऐसा किया जाता है कि समांतर भुजाओं का योगफल निकाल लेते हैं। ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, तो इन समांतर भुजाओं का योगफल, ध्यान से देखें, समांतर भुजाओं का योगफल गुणे उनके बीच की दूरी बटे 2। समांतर भुजाओं का योगफल गुणे उनके बीच की दूरी बटे 2, ये कहलाता है क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल दोस्तों? समलंब का। समलंब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम। याद रखिएगा, समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है समांतर भुजाओं का योगफल गुणे उनके बीच की दूरी बटे 2। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों वृत्त के बारे में। देखिए वृत्त क्या होता है? वृत्त अर्थात सर्कल। सर्कल क्या होता है दोस्तों? ध्यान से समझिएगा, जब किसी खास बिंदु से इस वाले बिंदु की दूरी, कोई पॉइंट P है, P इस प्रकार से चलता है कि उसकी पॉइंट O से दूरी हमेशा नियत रहती है, तब P का जो बिंदुपथ होगा उसको हम लोग वृत्त कहते हैं। वृत्त क्या है दोस्तों? वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी किसी खास बिंदु से दूरी हमेशा नियत रहती है।
उस नियत दूरी को आप लोग कहते हैं त्रिज्या, और इस बिंदु पथ को कहते हैं परिधि। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, किसका क्षेत्रफल दोस्तों? वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और वृत्त का जो परिमाप होता है वो क्या कहलाता है? 2 पाई आर। या अब ये सवाल उठता है पाई क्या चीज है, तो पाई बराबर होता है दोस्तों परिधि और व्यास का अनुपात। परिधि में व्यास का भाग देने से एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट का नाम है पाई। ठीक है, भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई के बारे में पहली बार दुनिया को बताया था। ठीक है, कि किसी भी वृत्त के लिए, किसी भी गोले के लिए उसकी परिधि और उसके व्यास का अनुपात हमेशा नियत होता है। उनके पास कैलकुलेटर नहीं था दोस्तों, फिर भी उन्होंने, प्रकार भी नहीं था उनके पास, कंपास जिसको कहते हैं आप लोग, वो भी नहीं था। बांस की खपच्चियों से प्रकार बना करके उन्होंने जमीन के ऊपर वृत्त खींचा, उसका व्यास खींचा, वृत्त की परिधि को नापा होगा, व्यास को नापा होगा, परिधि और व्यास में भाग देकर के उन्होंने पाई का मान बताया। ठीक है, 3.1416 दशमलव के बाद 10 अंकों तक उन्होंने स्थान बता दिया था, जो आज के आपके सुपर कंप्यूटर से गणना करने के बावजूद वो ज्यादा सही है जो मिस्टर आर्यभट्ट ने बताया था दोस्तों। तो पाई का मान क्या होता है? 3.1416। इससे आपका काम चल जाएगा। बाद में यूनान के लोगों ने पाई के बारे में कहा कि अगर किसी वृत्त का त्रिज्या 7 हो तो उसकी परिधि 22 होगी, लेकिन ये 22 और 7 उतना शुद्ध नहीं है, उतना करेक्ट नहीं है जितना करेक्ट आपका आर्यभट्ट का मान है दोस्तों। तो आपको मैंने इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं दोस्तों। आपसे हमारी मुलाकात अगली वीडियो में होगी, और आपसे एक बात कहनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाने की कोशिश करिएगा। जो सवाल नहीं आते हैं आप कमेंट बॉक्स में हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और ये नंबर दिया हुआ है, नंबर पे आप चाहें तो फ़ोन भी कर सकते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।